चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4 एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके सिलेबस यूनिट 4 के दिए गए हैं यहाँ पे, जो हम आपको बोर्ड पे लिख करके एक एक करके डिस्कस कर देते हैं सिलेबस के बारे में कि ये यूनिट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हालांकि आप एसएससी जेईई वगैरह के लिए कंटिन्यूटी ढंग से पढ़ते तो उसका सिलेबस का जो अरेंजमेंट है थोड़ा आगे पीछे रहता है, क्योंकि किसी चीज़ का पढ़ने का एक सीक्वेंस बनाया जाता है, सीक्वेंशियली ढंग से पढ़ा जाता है, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाता है जिससे पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है। फिलहाल हम यूनिट 4 का सिलेबस लेकर आए हैं और इसको टॉपिक हम सारे डिस्कस कर देते हैं क्या क्या पढ़ना है, बट आगे पीछे करके हम सिलेबस पढ़ा सकते हैं। यूनिट 4 का सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे, बट हो सकता है कि आगे का जैसे रिनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स एप्लीकेशंस आपके बाद में हम पढ़ा सकते हैं। पहले हम जो ज़रूरत पड़ेगा पहले उसको हम पहले पढ़ाएंगे, लेकिन रहेगा आपका यूनिट 4 का ही सिलेबस, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। अभी तक हम लोगों ने फ्लूइड के बारे में पढ़ रहा था और यूनिट 1 में आप लोगों ने देखा कि फ्लूइड होता क्या है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये सब के बारे में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ा, उसका एप्लीकेशन भी देखा कि हमारे डिजाइनिंग में क्या यूज है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में स्टडी किया अभी तक हम लोगों ने। फ्लूइड स्टैटिक्स कंडीशन में यानी कि रुका हुआ अवस्था में फ्लूइड हमारे स्ट्रक्चर पर कैसा कैसा फोर्सेस वगैरह लगाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसका एप्लीकेशन भी देखा है इंजीनियरिंग फील्ड में आप, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग फिर ज़रूरत पड़ रहा था प्रेशर मेजरमेंट करने का, तो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूनिट 3 में डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा, प्रेशर होता क्या है और फ्लूइड प्रेशर बनाते कैसे हैं, किस उसका बेसिक कॉज को देखा। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट केस में प्रेशर मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फ्लूइड फ्लो के तरफ। फ्लूइड फ्लो यानी कि बहता हुआ पानी, अगर पाइप में पानी बह रहा है तो उसका स्टडी करेंगे हम लोग, फ्लूइड फ्लो को स्टडी करने चलेंगे, ठीक है। अगला यूनिट 4 में हम लोग फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। वो फ्लूइड जैसे किसी चीज़ का कोई पार्टिकल का मोशन स्टडी करते थे हम लोग 11 12 या आप फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ते होंगे, तो या 9 10 से ये स्टार्ट हो जाता है कि किसी गाड़ी का मोशन स्टडी करना है, तो किसी गाड़ी का मोशन स्टडी करना है या किसी बाइक का मोशन स्टडी करना है तो हम लोग क्या स्टडी करते हैं उसका। मोशन का मतलब क्या होता था, मोशन का मतलब क्या होता था, टाइम के साथ साथ अगर वो अपना उसका पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट या विथ रिस्पेक्ट टू किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट या किसी अदर पॉइंट के अबाउट, अगर कोई पॉइंट किसी अदर पॉइंट के अबाउट अगर कोई पॉइंट समय बीतने के साथ साथ उन दोनों के बीच का पोजीशन चेंज होता है, दूरी चेंज हो जाता है या पोजीशन चेंज हो जाता है, तो कहते हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन में है, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन में है। जैसे कि ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक बाइक वाला जा रहा है, एक बाइक वाला जा रहा है, ठीक है, इस पर बाइक वाला है। तो इन दोनों के बीच का दूरी है, मान लीजिए इनिशियल दूरी है x, ठीक है, और कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम ये हो गया डेल्टा x, बाइक आ गया आपका, बाइक आ गया यहाँ, ठीक है, बाइक आ गया यहाँ। तो टी टाइम बीतने के बाद आफ्टर टी टाइम बीतने के बाद अगर इसका नाम हम A दे दें और इसका नाम बाइक वाला का B दे दें, तो B तो यहाँ पहले से था, बाद में B यहाँ आ गया, तो A और B के बीच की दूरी बदला है, यानी कि पोजीशन बदला है, स्टेट चेंज हुआ है, A और B के बीच का दूरी बदला है, A और B के बीच का दूरी बदला है टाइम बीतने के साथ साथ। तब हम कहते हैं कि B A के रिस्पेक्ट में B मोशन में है, A के रिस्पेक्ट में B मोशन में है। दिस इज रियल डिफिनेशन ऑफ मोशन, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि B के पास एक बाइक है और इसके पास एक आगे फ्रंट व्हील है और एक रियर व्हील है, फ्रंट व्हील है और एक रियर व्हील है, दो चक्के हैं, ठीक है। तो हमने जब मोशन स्टडी कर रहे थे 11 12 में या पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें भी मोशन स्टडी किए होंगे, तो उसमें ये नहीं बोला जाता है कि बाइक का कौन सा चक्का डेल्टा x आगे गया है, कौन सा चक्का, किसी पार्टिकुलर पार्ट के बारे में नहीं बात करते थे हम लोग। क्या मानते थे उसमें, न्यूटन्स के मैकेनिक्स के अंदर में पूरे होल बॉडी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माना जाता है, और अगर पूरा एक बांस चलते रहता है तो मानते हैं कि बांस का जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है, वो पॉइंट मोशन कर रहा है।
ठीक है। तो हम लोग मोशन करते थे, मोशन के स्टडी करते थे, तो उस पॉइंट की स्टडी करते थे, उस पॉइंट के मोशन के स्टडी करते थे, और किन्हीं दो पॉइंट के लिए वो न्यूटन्स लॉ का जितना भी नियम वगैरह है किन्हीं दो पॉइंट के लिए वैलिड है, वो किन्हीं दो पॉइंट मोशन के लिए वैलिड है। ठीक है, पॉइंट मोशन यानी कि पार्टिकल के मोशन के लिए वैलिड है, पार्टिकल के मोशन के लिए वैलिड है। तो आसानी से जो हम लोग किसी चीज़ का अगर मोशन स्टडी करना रहता था, किसी बस का मोशन स्टडी करना है, तो बस को उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मानते थे कि पूरा होल मास बस का उस सेंटर ऑफ मास पर है। अब सेंटर ऑफ मास को चलते हुए हम लोग स्टडी करते थे, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता था और उसके लिए सारा का सारा न्यूटन्स के नियम वगैरह वैलिड थे। ठीक है, ना कि बस को एक रिजिड बॉडी, बड़ा सा बॉडी मानिएगा तो उसके लिए वैलिड नहीं है, उस तरह के मोशन के लिए वैलिड नहीं था। हम लोग एक पार्टिकल मान करके मोशन का स्टडी करते थे। और मोशन का स्टडी करने का मतलब क्या था? मोशन को मेजर करना। अगर हम बोले कि किसी बस के मोशन को मेजर करिए, तो क्या मेजर करिएगा? जाकर उसके टायर के हवा मेजर करिएगा, या फिर उसके कलर को मेजर करिएगा, या उसका लेंथ और विड्थ मेजर करिएगा? क्या ऐसा चीज़ कीजिएगा कि उसका मोशन मेजर हो जाएगा? तो किसी चीज़, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उसके पैरामीटर डिफाइन करते हैं हम लोग कि किन टर्मों में मेजर किया जाएगा। पहले हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं कि किन टर्मों में मेजर किया जाएगा। जिन टर्मों में मेजर किया जाता है वही होता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। जिन टर्मों में, यानी कि बॉडी के मोशन से रिलेटेड जो जो चीज़ों को हम लोग मेजर कर पाएंगे, जो उसके मोशन को एक्सप्लेन कर दे, तो वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। और मोशन को एक्सप्लेन करने वाले चीज़ें हैं तो मोशन के पैरामीटर भी कहलाते हैं, मोशन के पैरामीटर भी कहलाते हैं। तो हमको अगर किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करना है तो उसके मोशन के पैरामीटर को स्टडी करते हैं, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सकता है और उसको मेजरमेंट करने के बाद हम लोग उसके मोशन के बारे में डिटेल लिख सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी उसके पैरामीटर कहलाते हैं, मोशन के पैरामीटर कहलाते हैं। बट आपको पता होगा कि मोशन के पैरामीटर क्या है। अगर हम किसी बॉडी जो मोशन कर रहा है उसका हम डिस्टेंस मेजर कर सकें, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सके, उसका वेलोसिटी मेजर कर सके, स्पीड मेजर कर सके, एक्सेलरेशन मेजर कर सके, तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर सब मेजर हो गया तो ये सब मिल करके उसके मोशन को एक्सप्लेन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो था उसके मोशन के पैरामीटर था। तो हम लोग किसी चीज़ के मोशन को स्टडी करना है, इसका मतलब है उसके मोशन के पैरामीटर का स्टडी करना, उसके मोशन के पैरामीटर का स्टडी करना। बट फ्लूइड के केस तो उल्टा था। अब हम लोग यूनिट 4 में वही इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो पढ़ने वाले हैं। हम लोग अब इस यूनिट में फ्लूइड बहेगा, फ्लो करेगा, मोशन करेगा और उसके मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। बट आपको पता है फ्लूइड्स एक पार्टिकल नहीं है, फ्लूइड्स एक पार्टिकल नहीं है। फ्लूइड्स तो नंबर ऑफ पार्टिकल का ग्रुप है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ग्रुप है, ये ढेर सारे पार्टिकल्स के समूह हैं। और ये जब फ्लो करता है, तो इसके अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट और अलग अलग मोशन के पैरामीटर रखते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम था कि फ्लूइड के मोशन को स्टडी करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एक तरह से हम लोगों के लिए, कि हम लोग को एक ही रास्ता आता था वो कि एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना। तो एक रास्ता था कि हर एक पार्टिकल के एक एक करके, फ्लूइड के हर एक पार्टिकल को एक एक करके मोशन को स्टडी करें, हर एक उसके फ्लूइड जो बना हुआ है उसका हर एक पार्टिकल, एक पार्टिकल को पीछा कर करके हम लोग उसको ट्रैक करें, ट्रैकिंग कर करके हर एक पार्टिकल को ट्रैकिंग कर करके और अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मोशन स्टडी करें, जैसे अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग एक्सेलरेशन, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, और फिर बाद में कंबाइंड करके पूरा का पूरा फ्लूइड के मोशन को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हम फ्लूइड फ्लो के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा क्लियर कर रहे थे। इसी लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे हम फ्लूइड मोशन के मेथड्स, फ्लूइड के मोशन को कैसे स्टडी किया जाएगा, किस मेथड से स्टडी किया जाएगा, और उसी का डिफरेंस क्लियर कर रहे थे कि हम लोग जो मोशन पढ़ते थे वो एक पार्टिकल का मोशन स्टडी करने के लिए बारे में पढ़े थे, एक पार्टिकल के ग्रुप का नहीं, पार्टिकल के समूह का नहीं जो अलग अलग वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स की स्टडी कैसे करेंगे हम लोग, इसका मोशन कैसे स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये होगा हमारा फ्लूइड फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो के अंदर में वही आएगा। तो पहला टॉपिक था इसका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, दूसरा है ग्रेविटी फ्लो एंड प्रेशर फ्लो। फ्लूइड फ्लो दो तरह से होता है, एक सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से फ्लो होता है। जैसे कि ये एक हिली एरिया है, एक ढलाव है, इस पर पानी का एक बूंद अगर गिरता है
पानी का एक बूंद अगर गिरता है तो इस पर दो फोर्सेस इस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्सेस लगता है जिसका मान होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के 90 डिग्री पर नॉर्मल टू द सरफेस, एक टैजेंट टू द सरफेस, एक टैजेंट टू द सरफेस। इसी टैजेंट टू द सरफेस का जो कंपोनेंट है F टैजेंशियल फोर्स जो है, ये इसको बैलेंस करने के लिए और कोई नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, नॉर्मल फोर्स लग जाएगा सरफेस के द्वारा, तो इधर वाला तो बैलेंस हो जाएगा, इधर वाला बैलेंस ना होगा और इसके वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ चलने लगेगा और इसका इस तरह से फ्लूइड के पार्टिकल, सभी फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर mg मास इनटू ग्रेविटी के बराबर फोर्स लगेगा और इस तरह से मोशन करेगा ये खुद सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो, जो हम लोग आगे एक करके पढ़ेंगे। और एक होता है प्रेशराइज फ्लो, इसमें ग्रेविटी फोर्स को कोई वैल्यू नहीं रहता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर फ्लो अगर हो रहा है पाइप में तो ये प्रेशर के वजह से फ्लो होता है, प्रेशराइज फ्लो होता है। इसके बारे में हम लोग पाइप फ्लो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो तरह के फ्लो, ग्रेविटी फ्लो एंड प्रेशर फ्लो। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो में हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे कि भाई ये एक पार्टिकल नहीं है, फ्लूइड एक पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल का समूह है और सभी पार्टिकल अलग अलग तरीके से मोशन कर रहे हैं। तो उस पूरे फ्लूइड के मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, कौन पार्टिकल के बेसिस पर डिफाइन करेंगे या फिर सारे पार्टिकल्स के बेसिस पर डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो के अंदर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो की कैटेगरी बांटेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो, कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं, अलग अलग स्पेशल केस के फ्लो को अलग अलग टाइप दिया गया है, जैसे कि स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। किसको स्टडी फ्लो कहेंगे, किसको अनस्टडी फ्लो कहेंगे, हम लोग एक करके पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें, एक करके पढ़ेंगे और उसको डिफाइन करेंगे तो बहुत इंटरेस्टेड रहेगा और क्लियर एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपको सारे डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बहुत बेहतरीन ये भी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये टाइप्स ऑफ फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लो विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये इसी का है कि इन सभी का कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लो, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी टर्बुलेंट, लेमिनार अनस्टडी, इस तरह के कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लो के बारे में देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, ठीक है। एक रेनॉल्ड्स नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, रेनॉल्ड्स नंबर इट्स एप्लीकेशन एक अलग तरह का टॉपिक है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्लो के कैटेगराइज करता है, फ्लो को टाइप्स में बांटने में आसानी करता है नंबर्स के बेसिस पर ही। एक डायमेंशनलेस नंबर से इसको डिफाइन करेंगे। तो ये बहुत तरह के शिप डिजाइनिंग वगैरह में, अंडर वाटर वारशिप डिजाइनिंग में भी, वाटर के अंदर में जो वारशिप फाइटर्स जेट रहते हैं सबके डिजाइनिंग में या एरोप्लेन के डिजाइनिंग वगैरह में रेनॉल्ड्स नंबर का अहम भूमिका है, बहुत तरह का इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे लास्ट में सबसे, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रीम लाइन के बेसिस पर स्ट्रीम फंक्शन बनते हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शंस, इन दोनों के बेसिस पर हम लोग बिना कहीं किसी एरिया में पानी बहाए भी, उस एरिया में अगर पानी बहाया जाए तो कैसा डिस्चार्ज होगा, कैसा फ्लो होगा। किसी एरिया में अगर सुखाड़ पड़ा, कोई एरिया को हम लोग डिजाइन किए, डैम वगैरह को डिजाइन किए और वहाँ से अगर हम लोग पानी को छोड़ेंगे तो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे इन दोनों फंक्शन के बेसिस पर कि फ्लो कैसा कैसा होगा और फ्लो का डिस्चार्ज कहाँ पे कितना होगा। ये पहले ही, ये दोनों फंक्शन ऐसा है कि पहले ही पूरा का पूरा फ्लूइड के मोशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। कहीं पर अगर आप लोग हम लोग एज ए इंजीनियर कहीं पर अगर हम लोग पानी के बहाव के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसके डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने सारे बहाव के डायरेक्शंस वगैरह हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह है, मोशंस के डिस्चार्ज वगैरह है, सारे के सारे पहले ही कैलकुलेट करने का कैपेसिटी रखता है स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो इस एक हाइपोथेटिकल थियरी है, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी लाइंस वगैरह खींचे जाते हैं जिसके थ्रू मोशन की स्टडी हम लोग करते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है फ्लूइड के मोशन का स्टडी के लिए और इन्हीं दोनों के बेसिस पर फ्लो नेट बनता है। फ्लो नेट मतलब फ्लो का जाल, फ्लो का जाल बनाया जाएगा, नेट बनाया जाएगा, जिस नेट को फॉलो करते हुए पानी बहेगा या उसमें कोई भी लिक्विड को छोड़िएगा तो उसी फ्लो नेट, उसी जाल के नियमों का पालन करते हुए वो बहता रहेगा। तो फ्लो नेट की स्टडी करेंगे और ये फ्लो नेट ही आपको किसी एरिया के पानी के बहाव के बारे में बता देगा डिटेल में।
ठीक है, जैसे हम लोग कोई एरिया की स्टडी करते हैं तो उसके फ्लो नेट देख लेते हैं, तो अगर उस एरिया में पानी अगर अचानक बाढ़ वगैरह आता है तो कैसे कैसे बहेगा इसका स्टडी हो जाएगा। या फिर कहीं पे डैम से अगर हम पानी ढेर सारा छोड़ते हैं तो उसके नीचे हम लोग फ्लो नेट बना लेते हैं। फ्लो नेट पहले से ही पता रहता है, फ्लो नेट पहले ही बता देता है कि हाँ कौन एरिया में पानी कहाँ कहाँ पर बढ़ेगा। या फिर अगर कहीं डैम के नीचे से रिसॉर्ब होता है, सीपेज वगैरह होता है, तो सीपेज का भी डायरेक्शन वगैरह, सीपेज के थ्रू जो पानी का फ्लो हो रहा है उसका भी डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेशन हम लोग पहले ही कर लेते हैं। और मैग्नीट्यूड वगैरह भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कहाँ पे वेलोसिटी तेज होगा, कहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्ट्रीम फंक्शन, इक्विपोटेंशियल फंक्शन, इस सब को यूज करके, फ्लो नेट को यूज करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये सब मोशन स्टडी का। ठीक है, 4.1 इस सिलेबस में था। 4.2 डिस्चार्ज मतलब कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में बह रहा है, कितना वॉल्यूम। कहीं पे पाइप लगा है, डिस्चार्ज मतलब कि कहीं पे अगर नहर, कहीं पे डैम से पानी छोड़ा गया है तो पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम छोड़ा जा रहा है। या फिर पाइप से कहीं भेजना है पानी को तो कितना पर यूनिट टाइम में कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम पानी की ज़रूरत है। या पाइप में पानी बह रहा है कहीं पे तो वहाँ पे पर यूनिट टाइम में कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम को बहा रहा है, वही उसका कहलाता है डिस्चार्ज। ठीक है, तो हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे कि कोई भी नदी का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे। नदी ओपन चैनल के कैटेगरी में आता है, ओपन चैनल, तो नदी का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी पाइप के थ्रू पानी बह रहा है तो उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इस डिस्चार्ज कैलकुलेशन से आपको एनवायरनमेंट में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वह अगर किसी टाउन सिटी का डिजाइनिंग हुआ है, टाउन में किसी ब्लॉक एरिया का डिजाइनिंग हुआ है तो वहाँ पर वाटर पर हेड के हिसाब से, वाटर डिमांड पर हेड के हिसाब से कितना डिस्चार्ज पर डे रिक्वायरमेंट है, कितना डिस्चार्ज का पर डे रिक्वायरमेंट है, ताकि उस एरिया को कम्प्लीटली रूप से हर रोज़ पानी दिया जा सके। तो डिस्चार्ज कैलकुलेशन के बेसिस पर सारा बातें होता है। तो ये डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट के बारे में ही पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लूइड फ्लो के अंदर में कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन के नियम पर काम करता, डिराइव होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौली थियरम पढ़ेंगे, बर्नौली थियरम, लॉस ऑफ हेड लॉस के बारे में, पानी बर्नौली थियरम। पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है तो इसको में हम लोग बर्नौली थियरम एक डिराइव करेंगे पाइप के लिए, फ्लो के लिए। और हेड लॉस, अगर यहाँ से पानी चला है पाइप में तो कुछ दूर बाद जाकर के कितना हेड लॉस वगैरह हो गया है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, ये सब का लॉसेस हो गया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मॉडिफाइड बर्नौली थियरम के स्टडी करेंगे, इंपल्स मोमेंटम थियरम भी स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सब क्या है एक करके हम डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको, तो बहुत आपको पता चलेगा। बाकी हम लोग बातें करेंगे इसको में जितने सारे ये सब फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड के मोशन के स्टडी के लिए, फ्लूइड के मोशन के स्टडी के लिए ये टॉपिक। तो फ्लूइड डायनेमिक्स का बर्नौली थियरम फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, इसमें फोर्सेस वगैरह आने लगते हैं। जब को पता है, आपको पता होगा कि जब मोशन के स्टडी में फोर्स को काउंट करने लगते हैं, जो कि मोशन का कारक होता है, वो काउज होता है, तब वो डायनेमिक्स के अंदर में चला जाता है। तो ये बर्नौली थियरम में सब डायनेमिक्स का पार्ट है, बट आपके सिलेबस में मिला दिया इंपल्स मोमेंटम थियरम, ये डायनेमिक्स का पार्ट है। तो ये आपके सिलेबस में यूनिट 4 में दिया हुआ है, तो काइनेमेटिक्स का पार्ट नहीं है, बट यहाँ दिया हुआ है तो आपको यहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा यूनिट 4 का सिलेबस हम डिस्कस कर दिए। अब हम फ्लूइड फ्लो के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक इसका फ्लूइड फ्लो एंड ग्रेविटेशनल एंड प्रेशराइज फ्लो के बारे में। चलिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिलेबस डिस्कस किए यूनिट 4 का कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स इसमें पढ़ना है हमको, फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ना है। और फ्लूइड फ्लो का मेजरमेंट यानी कि किसी फ्लूइड के मोशन के मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या होने वाला है। हम लोग जो मोशन की स्टडी कर रहे थे पहले से, उसमें हम लोग पार्टिकल के ऊपर मोशन स्टडी करने का नियम सीखा है। और यहाँ पे जो फ्लूइड का मोशन होता है वो पार्टिकलों के समूह का होता है, पार्टिकल का नहीं होता। और अलग इसमें भी अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग एक्सेलरेशन के बेसिस पर चलते रहते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड के, इस तरह से पार्टिकल के समूह के मोशन के स्टडी करना ही फ्लूइड के मोशन के स्टडी करना कहलाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो, पहला हेडिंग हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो इसमें कहता है कि ए फ्लूइड अनलाइक सॉलिड composed of different particles which move at
different velocity, which move at different velocity and may be subjected to different accelerations, at may be subjected to different acceleration। फ्लूइड जो है पार्टिकलों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जो मूव करता है डिफरेंट, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एक्सेलरेशन भी हो, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे बोलता है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मे बी चेंज बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसको समझना होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है, इसको समझना होगा थोड़ा सा आपको। ये बोलता है कि एक तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी या अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ठीक है। V1, V2, V3 इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग मोशन कर रहे हैं, V1, V2, ठीक है। ए टी बराबर टी पर, टी बराबर एट टी टाइम, अब घड़ी हम लोग हाथ में बांधे हुए हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू 12 AM, 12 AM, 12 AM में यहाँ पर का वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर का वेलोसिटी V2 है, यहाँ पर का वेलोसिटी V3 है। टाइम को फिक्स रखे हैं 12 mm, टाइम को फिक्स रखे हैं 12 mm। ध्यान दीजिएगा, यहीं से स्टार्ट हो गया काइनेमेटिक्स के स्टडी का नियम्स। टाइम को कांस्टेंट, इतना पार्ट, किसी हम पाइप के इतना पार्ट को काट लिए, मोशन करते हुआ पाइप को इतना पार्ट को काट करके स्टडी कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में। तो यहाँ पे स्पेस फिक्स किए हम, इसी पाइप के इसी हिस्सा के अंदर में हम लोग केवल देखेंगे पार्टिकल के मोशन को, पाइप के इसी हिस्सा के अंदर में हम लोग देखेंगे केवल पार्टिकल के मोशन को, ठीक है। तो स्पेस फिक्स करने के बाद टाइम फिक्स किया एट 12 mm पर। अब इस पूरे स्पेस के अंदर में घूम घूम करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या सही पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है। यहाँ पर V1 है इधर, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, यानी कि फिक्स टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी है। यानी कि स्पेस में चलने पर, एक फिक्स टाइम पर स्पेस में घूमने पर पता चल रहा है कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी चेंज हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ठीक इसी तरह इसी स्पेस के फिक्स करके, इसी स्पेस के लिए हम एट टी बराबर 12:30 PM, 12:30 AM था, 12:30 AM ही करते हैं। आधा घंटा बाद जा कर के देख रहे हैं, तो आधा घंटा बाद टाइम चेंज करिए हैं, टाइम हम बदलने दिए हैं, आधा घंटा बाद देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर का V1 बदल चुका है। पहले V1 6 था, अब V1 8 हो गया। एक ही जगह पर का वेलोसिटी टाइम बदलने पर पहले 6 था, अब 8 हो गया, यानी कि जगह टाइम बदलते हैं और जगह फिक्स रखते हैं और टाइम बदलते हैं, तो एक ही जगह का वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है। V1 का वैल्यू कभी 6, कभी 8, कभी 6, कभी 5, इस तरह से हो रहा है। एक ही V1 का ही वैल्यू केवल टाइम बदलने के साथ साथ 12:01 पर, 12:02 पर कुछ और, 12:03 पर कुछ और, यानी कि समय को बदलने के साथ साथ भी वेलोसिटी बदल रहा है। और अगर समय फिक्स कर देते हैं तो स्पेस के हिसाब से, स्पेस में अलग अलग जगह पर भी जा रहे हैं तो वेलोसिटी बदल रहा है। तो वही बात ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये वेलोसिटी चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम फिक्स करके स्पेस में घूमते हैं तो अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है, और अगर स्पेस फिक्स कर देते हैं, एक पार्टिकल का ही देखते हैं, केवल एक ही पार्टिकल का देखते हैं, तो टाइम बढ़ने देते हैं 12:01, 12:02, तो V1 का वैल्यू कभी 6, कभी 5, कभी 8, इस तरह से हो रहा है। तो यानी कि टाइम बदलने देते हैं और स्पेस फिक्स रहते हैं तो भी वेलोसिटी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर टाइम फिक्स करते हैं और स्पेस में घूमते हैं इधर उधर, तो पता चलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस भी वेलोसिटी बदल सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि मे बी चेंज इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मे बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। ये सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो अभी दिखा रहे थे, यही बेसिस पर हम लोग पूरा का पूरा स्टडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वगैरह को डिफाइन करेंगे।
देखने का तरीका पे, क्योंकि ये फ्लूइड फ्लो जो है पार्टिकलों का समूह का मोशन है, पार्टिकलों के समूह का मोशन है। और ये पार्टिकलों का समूह का मोशन में हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी समय के साथ भी बदल रहा है और स्पेस के साथ भी बदल रहा है। स्पेस के साथ भी बदल रहा है मतलब यहाँ पर का वेलोसिटी कुछ और है अभी इसका, तो यहाँ जाते जाते इसका वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेस और समय का जो वेरिएशन है ये इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही क्लियर करने में मदद देगा आपको। आगे हम लोग जब स्टडी सब करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आगे देखिए, हेंस इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट वेरियस पॉइंट नेसेसरी है एट वेरियस पॉइंट पर मोशन का स्टडी करना, पॉइंट्स इन अ स्पेस, क्योंकि अलग अलग स्पेस में चलने पर अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस में चलने पर। एंड सक्सेसिव इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पर भी अलग अलग एक ही पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो जा रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सक्सेसिव इंस्टेंट ऑफ टाइम पर भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। एंड एक स्पेस के अंदर में अलग अलग पॉइंट पर भी जाकर के वेलोसिटी को स्टडी करना नेसेसरी है। तो ये चीज़ें है आपका एक फ्लूइड के मोशन को स्टडी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ गया कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग इंस्टेंट पर भी स्टडी कीजिए और अलग अलग स्पेस में भी स्टडी कीजिए, अलग अलग जगह पर भी स्टडी कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल एक बड़ा सा प्रॉब्लम था हम लोग के सामने, फ्लूइड फ्लो के मोशन को स्टडी करना। एक पार्टिकल के मोशन के स्टडी करना रहता तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे फ्लूइड फ्लो के मोशन को कैसे स्टडी किया जाएगा। देयर आर 2 मेथड्स बाय व्हिच द मोशन ऑफ ए फ्लूइड में बी डिस्क्राइब। दीज आर 2 मेथड ऐसे दिए गए जिसके बेसिस पर फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें पहला है लैग्रेंजियन मेथड और दूसरा है यूलरियन मेथड एंड लैग्रेंजियन मेथड। अब एक एक करके हम लोग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका कंप्लीट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले। पहला हेडिंग हम लोग देते हैं, लैग्रेंजियन मेथड को पढ़ते हैं, यूलरियन मेथड को भी साथ साथ में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं हम लोग पहला मेथड लैग्रेंजियन मेथड, जिसमें फ्लूइड फ्लो के मोशन के स्टडी करने का मेथड था। फ्लूइड के डिस्क्राइब करने का पहला मेथड था लैग्रेंजियन मेथड। देखते हैं किस बेसिस पर एक्सप्लेन करता है। इट इज ए पार्टिकल कंसंट्रेटेड अप्रोच। इन दिस अप्रोच द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एनालाइज्ड टू सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड। In the same way, velocity and acceleration of other particle can be calculated। कहता है कि लैग्रेंजियन मेथड में हम लोग ईच एंड एवरी पार्टिकल का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेसिस पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते हैं एंड उसके बेसिस पर उसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और सेम वे में इसी तरह अदर पार्टिकल्स का भी करते हैं हम लोग। और फ्लूइड मोशन में उपस्थित हर एक पार्टिकल के मोशन को पार्टिकुलरली स्टडी करते हैं हम लोग, उसके मोशन के पैरामीटर्स को, ईच एंड एवरी पार्टिकल के मोशन के पैरामीटर को हम लोग सेपरेटली स्टडी करते हैं और सभी के मोशन के बेसिस पर हम लोग पूरा फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह के जो मोशन का स्टडी किया जा रहा है, फ्लूइड के इस तरह से जो मोशन का स्टडी किया जा रहा है उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड्स बहुत ही इसका एडवांटेज है कि वेरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स। ये ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के मोशंस के बारे में वेरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। इसका एडवांटेज यही है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल के मोशन के बारे में ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मिला करके आपका फ्लूइड बनता है, तो मोशन के टाइम भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल मोशन करते रहते हैं। तो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 इस तरह से देखिए, पार्टिकल 1
t बराबर t1 पर यहाँ है, t बराबर t2 पर यहाँ है, t बराबर t3 पे यहाँ है, इस तरह से मोशन कर रहा है। जस्ट लाइक उसी तरह पार्टिकल 2 t बराबर t1 पर यहाँ है, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोशन कर रहे होंगे। सभी के मोशन को पार्टिकुलरली ट्रैक कर करके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे और तब जा करके पूरे फ्लूइड के मोशन का स्टडी होगा इस तरह से डिटेल में। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पार्टिकल के मोशन के लिए एक एक इक्वेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एक एक इक्वेशन होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के नंबर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको सारे के सारे पूरे फ्लूइड के मोशन के बारे में स्टडी होगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम का कंजप्शन होता है, ह्यूज टाइम कंजप्शन टू सॉल्व द नंबर ऑफ इक्वेशंस। यही इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इसी वजह से बहुत कम ऐसा केसेस होता है जहां पर हम लोग लैग्रेंजियन मेथड से फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं। ज़्यादातर केसों में इलेरियन मेथड को ही ज़्यादातर केसों में फ्लूइड मोशन के लिए स्टडी करते हैं, क्योंकि लैग्रेंजियन मेथड ह्यूज टाइम कंजप्शन करता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, मोशन के इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं इस मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो इसका यूज बहुत कम जगह पे किया जाता है, बट ये है बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला, मोशन के रिगार्डिंग ये बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला मेथड्स है। ठीक है, तो ये है क्या, इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक पार्टिकल को जो फ्लूइड के अंदर में मोशन कर रहा है, पाइप के अंदर में मान लीजिए कि मोशन कर रहा है, हर एक पार्टिकल को हम लोग ट्रैक करते हैं, हर एक पार्टिकल को ट्रैक करते हैं। पार्टिकल 1 अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो हर एक टाइम पर ट्रैकिंग कर रहे हैं इसका। अगर पार्टिकल 1 इधर चला गया ऐसे, इसको ट्रैक करते हैं, मोशन का ट्रैक करते हुए जैसे जैसे जाता है इसका मोशन को ट्रैक करते हैं। दूसरा पार्टिकल के मोशन को भी ट्रैक करते हैं, अगर ये ऐसे ऐसे गया है इसके मोशन को ट्रैक करते हैं। ठीक है, हर एक पार्टिकल के मोशन को ट्रैकिंग कर करके अलग अलग पार्टिकल के मोशन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अलग अलग तरीक़ा से कैलकुलेट करते हैं और बाकी सब नंबर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद पूरे फ्लूइड के मोशन का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो यही होता है लैग्रेंजियन मेथड में। ठीक है, मोशन फ्लूइड के मोशन का डिस्क्राइब करने का पहला मेथड था लैग्रेंजियन मेथड, जिसको हम लोग एडवांटेज भी देखें कि बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, बट डिसएडवांटेज इसका क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन करता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। फ्लूइड मोशन का स्टडी करने का, डिस्क्राइब करने का अगला मेथड इलेरियन मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पूरा का पूरा 100% करेक्ट मेथड तो नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं देता है, बट अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमारा डेटा को प्रोवाइड कर देता है, सही डेटा को लगभग प्रोवाइड कर देता है और कम टाइम लेते हुए लगभग करेक्ट वैल्यू दे देता है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं उसी मेथड को, क्योंकि वो कम समय में अपना फ्लूइड के मोशन का स्टडी का काम कर देता है, डिस्क्राइब करने का काम कर देता है। हाँ, हालांकि अप्रॉक्स वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, बट कम समय में देता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग नेक्स्ट मेथड जो पढ़ेंगे उसी का यूज़ करते हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं, इलेरियन मेथड में हम लोग बातें करेंगे कि अभी लैग्रेंजियन मेथड में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का स्टडी करना पड़ रहा था, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग वेलोसिटी एंड अलग अलग चाल से चल रहे थे। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी में, अलग अलग डायरेक्शन एंड अलग अलग चाल से चल रहे थे। ठीक है, और अब हम बातें करेंगे सेकंड मेथड की, जो कि है आपका इलेरियन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करता है कि अब किया क्या इन्होंने, डिफरेंट पार्टिकल्स के ट्रैकिंग नहीं किया, डिफरेंट पार्टिकल का पीछा नहीं किया स्टडी करने के लिए, अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग तरीके से स्टडी नहीं किया। क्या किया इन्होंने कि एक स्पेस फिक्स कर लिया, मोशन जिस एरिया में हो रहा है, जिस वॉल्यूम के अंदर में मोशन हो रहा है, मान लीजिए पाइप के अंदर में मोशन हो रहा है, तो उसके एक स्पेस को फिक्स कर लिया, एक स्पेस पर कंसंट्रेट किए इन्होंने अपना मेथड देते टाइम क्या किए कि एक स्पेस पर कंसंट्रेट किए और उस स्पेस के अंदर में वेलोसिटी फील्ड, एक्सेलरेशन फील्ड, वेलोसिटी फील्ड्स, प्रेशर फील्ड वगैरह को डिफाइन किए, पोटेंशियल फील्ड वगैरह को डिफाइन किए। ठीक है, मतलब क्या कि अलग अलग जगह एक फिक्स स्पेस के लिए, एक फिक्स स्पेस के अंदर में आने वाले डिफरेंट पार्टिकल के मोशन को स्टडी किए उन लोगों ने इस फिक्स स्पेस के लिए। देखिए, in these methods one should concentrated on a particular space and all the particles passing from it is analyzed as a bulk simultaneously।
एक पार्टिकुलर स्पेस को फिक्स कर लिया गया, एक पार्टिकुलर स्पेस के तरफ ध्यान रखा गया, बहता हुआ पानी के एक पार्टिकुलर स्पेस के तरफ, और एक साथ जो पार्टिकल उस स्पेस से पार करता था, सभी पार्टिकल जो एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ उस स्पेस से पार करता था, सभी को एक साथ स्टडी करते थे, सभी को एक साथ स्टडी किए। कब? जब वो स्पेस के बारे में क्या किया गया, उस जो फिक्स स्पेस के बारे में हम लोग बात करें जिससे वो हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल एक साथ पार होने वाले हैं, उस स्पेस के बारे में पहले ही हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी फील्ड, प्रेशर फील्ड वगैरह को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल को बल्क मात्रा में, मतलब कि बल्क मात्रा में ढेर सारे पार्टिकल एक साथ उस स्पेस से पार करेंगे तो साथ साथ सभी का स्टडी, मोशन का स्टडी एक साथ हो जाता है इस मेथड में, क्योंकि हम लोग स्पेस के फिक्स कर लेते हैं और उस स्पेस के लिए पहले ही हम लोग वेलोसिटी, प्रेशर, ये सब को डिफाइन कर लेते हैं, फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। ये फिक्स स्पेस का डिजाइन दिया गया है कि फिक्स स्पेस को शो कर रहा है। देखिए इसमें बोला गया है कि इन प्लेस ऑफ ट्रैकिंग इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, इन प्लेस ऑफ ट्रैकिंग इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स वी डिफाइन ए फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल में क्या, वेलोसिटी फ्लो वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम विथ इन द कंट्रोल वॉल्यूम, विथ इन द कंट्रोल वॉल्यूम। एक कंट्रोल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम को फिक्स किए हैं, जिस स्पेस को फिक्स किए हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लो वेरिएबल के फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फ्लो वेरिएबल के फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। अब उस स्पेस से जितने पार्टिकल मोशन करेंगे उसी फ्लो वेरिएबल के बेसिस पर उनका मोशन का स्टडी किया जाएगा। ठीक है, उसको मोशन का स्टडी किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक पार्टिकल का ट्रैकिंग नहीं करते हैं, एक स्पेस में फ्लो वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, प्रेशर के वेरिएशन को डिफाइन कर लेंगे, वेलोसिटी के वेरिएशन को डिफाइन कर लेंगे। अब पार्टिकल उस स्पेस से जब ढेर सारे पार्टिकल पास करेंगे एक साथ, सभी को उस फ्लो वेरिएबल के फंक्शन के बेसिस पर हम लोग उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करते हैं, साथ ही एक ही साथ मान करके सही फ्लूइड पार्टिकल को अलग अलग ट्रैकिंग नहीं करते हैं। तो इसमें स्पेस फिक्स करते हैं और एक स्पेस के लिए हम लोग फ्लो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। फ्लो वेरिएबल मान लीजिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक स्पेस में वेलोसिटी एक्स, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, वाई एक्स एंड जेड। तो ये पार्टिकल इधर भी चल सकता है, इधर भी जा सकता है, और जेड अगर बाहर के तरफ है तो बाहर भी चल सकता है। और पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स में भी बदल सकता है, वाई में भी बदल सकता है, जेड में भी बदल सकता है, एंड समय के साथ भी बदल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, समय के साथ भी बदल सकता है। एक्स में बदल सकता है, एक्स में चलने पर बदलेगा तो स्पेस के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, वाई में चलने पर बदलेगा तो वाई में स्पेस के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, जेड में चलने पर बदलेगा तो जेड में स्पेस के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। स्पेस के साथ मतलब जेड डायरेक्शन में आप चल करके देख रहे हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं। जेड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मतलब कि स्पेस में चल रहे हैं, तो स्पेस के साथ वेरिएशन एक्स वाई जेड में तीन ही डायरेक्शन में होगा, और समय के साथ भी बदलेगा। तो चार वेरिएबल पर डिपेंड करेगा आपका वेलोसिटी फील्ड, यानी कि फ्लो वेरिएबल में फ्लो पैरामीटर में आपका फ्लो पैरामीटर में अगर वेलोसिटी है तो ये डिफाइन रहेगा चारों का फंक्शन में। ठीक है, तो स्पेस के लिए पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है, और उससे जितने पार्टिकल्स एक साथ बल्क मात्रा में आते हैं सभी को इस फ्लो वेरिएबल के फंक्शन जो डिफाइन उस बेसिस पर हम लोग उसके मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यह है आपका इलेरियन मेथड, जिसमें हम लोग एक खास स्पेस को कंसंट्रेट करते हैं और उससे पास होने वाले सही पार्टिकल के बारे में हम लोग फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें एक पार्टिकल का पीछा कर रहे थे और इसमें हम लोग पार्टिकल का पीछा नहीं कर रहे हैं, एक स्पेस को अब हम लोग एक स्पेस की तरफ कंसंट्रेट हो गए हैं जहाँ से सारे पार्टिकल को बहना है, और उस स्पेस से बहेगा तो पार्टिकल का वहाँ पर उसका वेलोसिटी का मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। हिलेरियन मेथड, और ज़्यादा इस सब मेथड में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब धीरे धीरे सब मेथड्स ये मेथड है जो कम समय में एक साथ अलग अलग पार्टिकल का ट्रैकिंग नहीं करना, तो कम समय में आपका फ्लूइड के मोशन को स्टडी करने में, डिस्क्राइब करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। अब इसी मेथड से यूज करके आगे हम लोग सारा काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेलोसिटी फील्ड्स, प्रेशर फील्ड्स वगैरह का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। जब स्टडी एंड स्टडी फ्लो ये सब समझाएंगे तो स्पेस में कैसे वेरिएशन होगा वेलोसिटी का एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एंड टाइम के साथ कैसे बदलेगा, ये सब समझ में आने लगेगा। तब आपको पता चलने लगेगा कि फिक्स वॉल्यूम के अंदर ये पता चलने लगेगा कि एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर आपको स्पेस के साथ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी एक पार्टिकल का बदलेगा और टाइम के साथ ही बदलेगा। तो फिक्स वॉल्यूम के अंदर में डिफाइन रहेगा पहले से ही, और यही मेथड को कहते हैं हम लोग यूलरियन मेथड, जिस मेथड से हम लोग एक स्पेस को फिक्स करके स्टडी करेंगे फ्लूइड के मोशन को। चलिए थैंक यू, ये हमारा आपका इंट्रोडक्शन हुआ फ्लूइड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। अब हम लोग अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ फ्लो। चलिए, थैंक यू।